हेलो एवरीवन, T-6 का वीडियो सॉल्यूशन। हेलो, नमस्ते, ताजिया हाउ। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, वीडियो जो है हमारी काफी नेशनैलिटीज में घूम रही है। चलिए, अब इसके वीडियो सॉल्यूशंस की बात करते हैं। आई होप आप ये सारे फॉर्म्स जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। अब T-6 के सॉल्यूशन की बारी आई। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्सॉर्ब। मतलब देखो, हमारे शरीर में क्या होता है कि हमने जो है खाना लिया और अपने मुंह में डाला, चबाया चबाया चबाया, अंदर गया तो ब्रेक डाउन भी अंदर हुआ, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में जो है वो एब्सॉर्ब हुआ, यानी कि इनसाइड द बॉडी। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो आउटसाइड द बॉडी ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है। देखो, organisms that break down food outside their bodies and then absorb it are called saprophytes। इनको क्या बोलते हैं? saprophyte। इनके एग्जांपल क्या हैं? जैसे यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ब्रेड मोल्ड, बैक्टीरिया। लेकिन ये एक्चुअली कर कैसे पाते हैं ऐसा? ये इसलिए ऐसा कर पाते हैं क्योंकि दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर कोई डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होगा, डेड एंड डिकेइंग, उसके ऊपर ये जाएंगे और वहीं पे उसका ब्रेक डाउन करेंगे। कैसे करेंगे? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडीज। यानी कि ऐसे समझ लो कि अपनी बॉडी से ये बाहर फेंक रहे हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहा है। वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट रहा है, और उसके सिंपल मॉलिक्यूल में टूटने के बाद ये उसको अंदर इंजेस्ट अपना कर रहे हैं, या अपना यूज उसको कर रहे हैं। मेन प्रोसेस सारे बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे कर रहे हैं जो कहीं भागने नहीं वाला। ठीक है ना? और इनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइट्स। एग्जांपल यीस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड और कुछ कुछ बैक्टीरियाज। चलिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा बी। नेक्स्ट है, द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। तो इसके जैसा एक सिमिलर क्वेश्चन हमारा T-7 में था। उसमें हमने देखा कि ग्लूकोज से पायरुवेट में जो ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ होता है। हमने किया, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल, और फिर वो ब्रेक हो जाता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसका नाम है पायरुवेट। ये रिएक्शन कहाँ होती है? ये रिएक्शन होती है एक सेल के साइटोप्लाज्म में। यानी पूरे सेल जो है उसके फ्लूइड जो भी है ना, उस फ्लूइड के अंदर ये रिएक्शन होती है कि ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू पायरुवेट। 6 कार्बन मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन टू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब जो पायरुवेट है वो टूटता है CO2 H2O और एनर्जी में। जो पायरुवेट है वो CO2 H2O और एनर्जी में टूटता है। तो एनर्जी कहाँ बनती है सेल में? बताओ, एक सेल में एनर्जी कहाँ बनती है? सारी जो एनर्जी है, जो पावर हाउस है, वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में जब टूटता है तो ये साइटोप्लाज्म में नहीं होता, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द, चलो तो बी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड, आइडेंटिफाई एक्स, वाई एंड जेड। एक्स इज एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट लिपिड। नाम भी लिपिड है, लाइपेस होता है। लाइपेस जो होता है वो लिपिड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। वाई डज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। फैट्स को कौन तोड़ता है? बाइल। जो हमारे लिवर से आता है ना, बाइल जूस, हमने किया था, वो बाइल जूस ही फैट्स पे अटैक करता है और उनको तोड़ देता है। जेड रिसीव्स सिक्रीशन ऑफ लिवर। तो लिवर सिक्रीट करता है बाइल, और बाइल कहाँ जाता है हमारा? सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है ना? यस, ओ सॉरी, ऑप्शन डी, लाइपेस बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इसका सही है। चलो, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो क्या होता है? तो देखो, वैसे तो आपको शायद ये पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये एक सुंदर सा GIF जो है निकाल दिया। जब इनहेलेशन की हमने, यानी कि ये एयर पार्टिकल्स अंदर गए, एयर पार्टिकल्स अंदर गए, तो क्या हुआ? लंग्स जो है वो बाहर को हमारे आ गए, थोड़े से वो आउटवर्ड पुश हो जाता है, यानी कि जो रिब्स है वो थोड़ा आउटवर्ड पुश हो गई। और जो नीचे डायफ्राम आपको दिख रहा है, देखो, जब एयर अंदर गई, एयर अंदर, डायफ्राम नीचे, एयर अंदर, डायफ्राम नीचे, एयर बाहर, डायफ्राम ऊपर। यानी डायफ्राम जो है फ्लैटन हो गया, डायफ्राम जो है हमारा फ्लैटन हो गया, और रिब्स जो है वो लिफ्ट हो गई। यानी कि हमारा रिब्स आर लिफ्टेड एंड डायग्राम डायफ्राम इज फ्लैटेंड। ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे चलते हैं, ब्लड इज अ डैश टिश्यू।
आई थिंक ये सबको पता होगा। टिश्यू क्या होता है? जो बहुत सारे सेल्स से मिलके बनता है। तो ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, तो वो टिश्यू तो है। कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि पूरी बॉडी में वो कनेक्शन बना रहा है। और ब्लड इज द ओनली लिक्विड टिश्यू, इसके अलावा सब हमारे सॉलिड टिश्यूज हैं। ब्लड एक लौता जो है वो लिक्विड टिश्यू होता है, और इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलरलेस टिश्यू फ्लूइड। अच्छा, कलरलेस टिश्यू फ्लूइड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड सम ब्लड सेल्स एंड कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्सॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो आसान भाषा में तोड़ें तो होता क्या है, देखो, हमारे इंटेस्टाइन में जब खाना फाइनली पहुंचता है तो वहां वो घूमना शुरू होता है और एब्जॉर्ब होने उसमें से न्यूट्रिएंट्स शुरू हो जाते हैं। अब वो एब्जॉर्ब होने के बाद जो विलाई है, विलाई उनको एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिएंट्स को, और ब्लड में जाके मिक्स करा देती है। सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आ गए। अब ब्लड से वो पूरे शरीर में घूमना शुरू कर देते हैं, और जिस जिस ऑर्गन को जरूरत होती है न्यूट्रिएंट्स की, वो वहां से न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है। ठीक है ना? अब कुछ ऐसे हमारे ना फैट्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कोई ऑर्गन खींच नहीं पाता इजीली, तो वो एक कलरलेस टिश्यू बना लेते हैं। ब्लड के अंदर ही वो एक कलरलेस टिश्यू बना लेते हैं और एक अपना अलग रास्ता बना लेते हैं कई बार। तो ये कलरलेस टिश्यू जो प्रोटीन से बना है, कुछ ब्लड सेल्स से बना है, और इसके अंदर एब्जॉर्ब फैट है, इसका नाम होता है लिम्फ। इसका नाम क्या होता है? लिम्फ। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यूरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन। अगेन हमने लास्ट वाली में किया था, जो भी ब्लड में गंदगी होती है वो कहाँ रिमूव होती है? देखो, CO2 की अगर बात करें, CO2 तो लंग्स में रिमूव होता है एल्वियोलाई के थ्रू, लेकिन उसके अलावा जो भी ब्लड की गंदगी है वो सारी किडनी में रिमूव होती है। तो यूरिया इज रिमूव्ड इन किडनीज। ठीक है, चलिए, यहां हमने ये द किडनीज रिमूव यूरिया फ्रॉम द ब्लड थ्रू टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स किया था। ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ अ बॉल फॉर्म्ड ऑफ स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, जिनको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, एंड अ स्मॉल ट्यूब कॉल्ड अ रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, चल, अब बताना है करेक्ट पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स इन अ न्यूरॉन। जब आपने कुछ सोचा, जब आपके दिमाग में कोई थॉट आया या कुछ भी आपके साथ हुआ, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स दौड़ते हैं। हर सेकंड सैकड़ों न्यूरॉन्स जो है आपके ब्रेन में दौड़ रहे हैं। तो इनका पाथ जो है वो क्या होता है, एक ही न्यूरॉन के अंदर अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो कैसे जाता है, ये हमें जानना है। यानी कि देखो, न्यूरॉन तो एक तरीके से फिक्स है, न्यूरॉन्स नहीं दौड़ रहे हैं। अगर हम टेक्निकल ये देखें तो न्यूरॉन तो वहीं पे है, उनके अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं। जैसे वायर है, उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे यहाँ एक न्यूरॉन है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जा रहा है। तो इसका सही पाथ क्या होता है वो समझते हैं। देखो, इसका सही पाथ, ये जो हमें लेफ्ट एंड पे दिख रहे हैं ना कि बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ये होते हैं डेंड्राइट। ये क्या होते हैं? डेंड्राइट्स। यहां से सिग्नल आता है। बीच में हमारा सेल बॉडी है और न्यूक्लियस है। बीच में जो डार्क पार्ट है वो हमारा न्यूक्लियस है, और बाकी हमारा सेल बॉडी। तो डेंड्राइट से आया, सेल बॉडी में गया, फिर उसके बाद आगे भागा एक्सॉन में। ये पूरी जो ट्यूब है ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन से चलते 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 फिर आगे ये ट्रांसफर होता है नर्व एंडिंग्स में। नर्व एंडिंग्स से क्या होता है, ये एक न्यूरॉन के अंदर तो इतना ही है कि डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के बाद ये जाता है अगले न्यूरॉन में, लेकिन बीच में होता है गैप। उस गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। उस गैप को क्या बोलते हैं? साइनैप्स। बीच में ये गैप होता है, और फिर उसके बाद अगला न्यूरॉन होता है, यानी साइनैप्स के बाद फिर से डेंड्राइट, फिर से सेल बॉडी, फिर एक्सॉन, फिर नर्व एंडिंग, ऐसे ऐसे ये चलता रहता है। चलो, आई होप सबको समझ में आ गया हो। तो यानी कि डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन, एक्सोनल एंड, एक्सोनल एंड भी बोल सकते हो, नर्व एंड भी बोल सकते हो। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 5 सेंस ऑर्गन्स को। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? आईज, कौन से ऑर्गन होते हैं इनमें? हमारे फोटो रिसेप्टर्स, या हमने ह्यूमन आई चैप्टर में पढ़ा है, रॉड्स और कोन्स होते हैं इनमें। हमारे ईयर में कौन से होते हैं? फोनो रिसेप्टर। कौन से होते हैं? फोनो रिसेप्टर। हमारे नाक में, नोज में कौन से होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर।
ठीक है, और हमारी टंग में कौन से होते हैं, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ठीक, गस्टेटरी रिसेप्टर्स ये हमारी टंग में होते हैं। समझ में आ गई बात, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इज द पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ। तो इसके लिए मैंने बहुत ही मजेदार ये वेबसाइट से आपके लिए एक चीज निकाली। आ जाओ यहीं पे देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड सबको पता है कि हमारा जो बैक है उसमें जो पूरी हमारी बैकबोन जा रही है, उस बैकबोन के पीछे उसके अंदर प्रोटेक्टेड हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, जहां से हमारी बॉडी की सारी नर्व्स जो है वो बंधी हुई है। ठीक है ना, हमारी बॉडी में हमें कुछ भी एक्शन अगर करना है तो स्पाइनल कॉर्ड कहती है कि भाई कर लो। ब्रेन की मदद से कहती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वो मैसेज हम तक पहुंचता है। तो अब सवाल ये है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखो, ये हमारा ब्रेन है, बहुत बड़ा दिमाग है हमारा, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये ब्रेन का, ऐसे हम देखें, ये ब्रेन का फ्रंट पार्ट है। जो राइट में आपको दिख रहा है ये ब्रेन का फ्रंट पार्ट है, फोर ब्रेन। और जो लेफ्ट में दिख रहा है ये ब्रेन का पीछे वाला पार्ट है। तो अगर हम पीछे से ब्रेन को देखें, ये ऐसे, ये ब्रेन का बैक पार्ट है। इसी के नीचे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, हमारा ब्रेन यहाँ खत्म हो रहा है, उसके नीचे हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है। तो ये जो नीचे येलो पार्ट आपको दिख रहा है ना, यही है जिसकी एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड है। ये आपका होता है बैक ऑफ द नेक पे। ठीक है, बैक ऑफ द नेक पे जहां स्पाइनल कॉर्ड आके खत्म हो रही है, वहां से ये शुरू हो रहा है। तो इसका नाम होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। इसी की एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड होती है। इसी की एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर हो गया मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला क्वेश्चन भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी जो है वो किसकी मदद से रहता है। पोस्चर एंड बैलेंस जो है वो किसकी मदद से रहता है। तो उसका आंसर है मेडुला के जस्ट ऊपर हमारा होता है सेरिबेलम। ये देखो, मेडुला ऑब्लोंगेटा के जस्ट ऊपर, यानी कि आपके ईयर लोब्स के आप पीछे दबाओगे ना, ईयर लोब्स के पीछे आप दबाओगे तो आपको ये फील भी, ब्रेन के अंदर है ऐसे तो फील नहीं होगा, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरफ से अंदर है। ठीक है, यहां से ये अंदर है मेडुला सेरिबेलम। यही कंट्रोल करता है आपके बॉडी का पोस्चर और बैलेंस। ठीक है, चलिए, तो 10th का आंसर हो गया सी, 11th का आंसर हो गया बी। ठीक है, चलिए, 12th, पीएनएस कंसिस्ट ऑफ। पीएनएस की फुल फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, पहले सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी सब कंट्रोल हो रहे हैं एक्टिविटीज, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो अब उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक पीएनएस एक सीएनएस। कौन से दो पार्ट आ जाते हैं लिख लेते हैं इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस, ये दोनों ही नर्वस सिस्टम के पार्ट है, सिस्टम के पार्ट है। तो सीएनएस में आ जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारा मेन मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल माने मेन, दिल्ली। हमारी भारत का सेंट्रल क्या है, दिल्ली। मेन उसमें जो हम देखते हैं, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एकदम मेन मेन चीजें जो है। फिर आता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मतलब जो सारा काम एक्चुअली कर रहा है, यानी कि हमारी सारी की सारी नर्व्स, जो भी सारा नर्व्स का नेटवर्क फैला हुआ है वो पीएनएस में आ जाता है। वो सारा किस में आ जाता है, पीएनएस में आ जाता है। तो इसमें हम बोलते थे क्रेनियल नर्व्स, यानी जो ब्रेन में है, और हमारी स्पाइनल नर्व्स जो हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई है। यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू टू। यानी कि जो पोलन ट्यूब डेवलप होती है वो ओव्यूल की तरफ जाती चली जाती है जब उसमें पोलन ग्रेन आए। देखो, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये सीएनएस पीएनएस दिखाने के लिए मैंने आपके लिए फोटो निकाली थी। सीएनएस हो गया दिमाग और स्पाइन, पीएनएस हो गया सारी हमारी नसें। चलो, हमारा जो ये फ्लावर है, स्टिग्मा पे क्या होगा, स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आएंगे। आप 7th 8th से पढ़ रहे हो। तो अब क्या होता है कि जो स्टाइल होता है ना हमारा, जो ये स्टाइल है, स्टाइल में रहने का, क्या रहने का,
वैसे तो कुछ भी नहीं, वैसे तो इसका काम है बस एक पोस्चर देना स्टिग्मा को, लेकिन जब ऊपर पोलन आने लगते हैं तो ये अपने आप को कन्वर्ट करने लगता है एक पोलन बढ़िया सी ट्यूब में। तो अपने आप को ये कन्वर्ट किस में करने लगता है? पोलन ट्यूब। तो इस पोलन ट्यूब के थ्रू, ये पोलन ट्यूब कैसे बनती है? ये ओव्यूल्स की तरफ बनती चली जाती है, बनती चली जाती है ओव्यूल्स की तरफ, जिससे कि पोलन अपने आप ओव्यूल्स में चले जाएं और उनका गैमेट्स का फ्यूजन वहां से हो जाए। ठीक है ना? चलो, तो ये किस वजह से होती है? तो देखो, जहां भी आपको ऐसा दिखे ना कि कोई हॉर्मोन्स है जिनकी वजह से कोई चेंज आ रहा है, तो वहां पे हमारा आ जाएगा कीमोट्रॉपिज्म। वहां पे क्या आ जाएगा हमारा? कीमोट्रॉपिज्म। तो इसका आंसर ऑप्शन है बी, कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ग्रोथ ऑफ प्लांट? तो बड़ा, थोड़ा सा ये भी डायबोलिकल सा, कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट से क्या एसोसिएटेड नहीं। तो इसका एक्चुअल मतलब है कि कौन सा प्लांट ग्रोथ नहीं कराता है। ठीक है ना? ऑक्सिन ग्रोथ कराता है, गिबरलिन ग्रोथ कराता है, साइटोकिनिन ग्रोथ कराता है, लेकिन एब्सिसिक एसिड ग्रोथ नहीं कराता, उल्टा होता है। जब प्लांट फुल्ली मिच्योर हो जाता है तो एब्सिसिक एसिड कहता है बस, और कितना, और ये लीव्स को, जो फुल्ली ग्रोन लीव्स है, मिच्योर लीव्स है, उनकी विल्टिंग यानी कि उनको तोड़ के फेंकना चालू कर देता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा कि एब्सिसिक एसिड ग्रोथ से एसोसिएटेड नहीं है, वो तो उल्टा विल्टिंग ऑफ लीव्स या फ्रूट से रिलेटेड। चलिए, नेक्स्ट है, क्लोजिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी एक वो टच मी नॉट प्लांट जो होता है, इसको जब हम टच करते हैं तो ये कहेगा भाई ये तो बुरी बात है, और अपने आप को बंद कर लेगा। टच मी नॉट प्लांट को आप टच करोगे तो अपने आप को ये बंद कर लेगा। ठीक है ना? बहुत धीरे धीरे करता है लेकिन कर लेता है। तो अब ये किस चीज का एग्जाम्पल है? कीमोट्रोपिज्म, नेस्टिक मूवमेंट, कर्वेचर मूवमेंट, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो कई बच्चों ने इसका कीमोट्रोपिज्म जो है ना वो टिक करा हुआ है, मैंने रिस्पॉन्सेज में देखा है इसका स्पेसिफिकली। और उसका रीजन मेरे ख्याल से ये है, आप लोग सोच रहे हो भाई कोई हार्मोन उसमें रिलीज हुआ, लेकिन ना नास्टिक मूवमेंट इसका सही आंसर है। और मतलब समझो क्यों। नास्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसा मूवमेंट होना प्लांट के अंदर या उस बॉडी के अंदर जिसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, और कहाँ टच किया उससे भी फर्क उसको नहीं पड़ता। आप टच मी नॉट प्लांट को कहीं भी टच कर दो, वो ऐसे बंद होगा। ये तो नहीं ना कि यहां टच किया तो ऐसे बंद होगा, यहां टच किया तो ऐसे बंद होगा। ऐसा तो नहीं है। आप कहीं भी उसको टच कर दो वो अपना सिमट के बैठ जाएगा। जैसे वो होता है ना, टर्टल या टॉर्टोइस जो भी होता है जिसका अपना घर साथ में लेके चलता है, वो उसको परेशान कर दो, अपना मुंह भी और पैर भी अंदर खींच लेगा। तो इसी तरह है ये। तो ये नेस्टिक मूवमेंट का एग्जाम्पल है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये डिपेंडेंट नहीं है कि स्टिमुलाई किस सोर्स किस जगह आया। ये बस एक फिक्स मूवमेंट है, वो कर लेता है। ठीक है, तो ये नेस्टिक मूवमेंट होगा। हाँ, इसका एक और टेक्निकल वर्ड होता है वो थिग्मोट्रोपिज्म, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों सेम चीजें हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। तो इंसुलिन कब लिया जाता है? अच्छा, इंसुलिन आता कहां से है? पैनक्रियास से। बताओ कहां से। इंसुलिन का रोल ना सब लोग कमेंट्स में लिख के बताओ, ये मैं नहीं बता रहा, बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। नेक्स्ट, कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड, इसका आंसर डी है। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। यानी कि जब रिप्रोडक्शन हुई, यहाँ पे पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग प्लूरल है, माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, ये तो ऑब्वियस है ना। देखो, तो इसमें बात हो रही है कि क्या करेक्टर शो होते हैं? सिमिलैरिटी, वेरिएशन, बोथ, नीदर। तो ऑब्वियस है इसका आंसर। इसका आंसर मैंने चेक नहीं किया, बट आई होप किसी ने गलत ना किया हो। हमारे अंदर सिमिलैरिटीज भी आती हैं और वेरिएशन भी आती है हमारे पेरेंट्स से, है ना। हम मिलते जुलते भी हैं उनसे, और हम उनसे ऑब्वियसली अलग भी हैं, हूबहू बहू उनकी कॉपी नहीं है। ये कोई बॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही कि ऋतिक रोशन का बेटा ऋतिक रोशन बन गया एग्जैक्टली पता चल रहा है। ऐसा नहीं होता। वेरिएशन भी होती है, सिमिलैरिटी भी होती है। हाँ, किसी में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी हो सकती है, किसी में बहुत कम सिमिलैरिटी हो सकती है, लेकिन दोनों चीजें होती है। चलो, 18th क्वेश्चन, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व्ड इन प्लाज्मोडियम।
ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये मैंने लिख लिया था इसलिए आपके लिए। जो चार यहाँ पे ऑप्शंस है ना, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल फिशन, बाइनरी फिशन, इन चारों के एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए कि इन कौन से ऑर्गेनिजम्स बडिंग से रिप्रोडक्शन करते हैं, कौन से फ्रेगमेंटेशन से, कौन से इससे, कौन से उससे। तो देखो बडिंग में है बैक्टीरिया, यीस्ट, कोरल्स, फ्लैटवर्म्स, जेलीफिश, और ऐसे ही हमारे और। फ्रैगमेंटेशन में स्पाइरोगायरा, मोल्ड, लाइकन। मल्टीपल फिजन प्लाज्मोडियम, यही क्वेश्चन था ना, स्पोरोजोआन, एल्गे। बाइनरी फिजन अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, अदर प्रोटोजोआ। तो आई होप आप लोग ये याद कर चुके हो, नहीं कर चुके हो तो जरूर करो, एनसीईआरटी में जो भी एग्जाम्पल है अच्छे से याद करो, ठीक है ना। तो प्लाज्मोडियम का हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन, मल्टीपल फिजन। हाँ, चलो। इन राइजोपस tubular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called। तो इसको भी फिर वापस आ जाते हैं हम यहाँ पे। हमारा ये एग्जाम्पल, सॉरी ये डायग्राम है हमारा किसका, राइजोपस का। राइजोपस के अंदर जो ये एंड्स पे स्पोरेंजिया होता है, ये किसके टिप्स से निकलता है, ये निकलता है हाइफे से। जो हाइफे होते हैं इनसे एक ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकल रहा होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है ना। तो हाइफे से ये निकलता है। In rhizopus, tubular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called hyphae। ठीक है, चलो। The anther contains, anther में क्या होता है, anther क्या होता है पहले तो ये बता दो। anther होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। anther होता है हमारा मेल पार्ट ऑफ फ्लावर का टॉप वाला पार्ट। मेल में दो ही पार्ट होते हैं, नीचे एक वो जो लड़ी निकल रही है फिलामेंट, और उसके ऊपर हमारा एंथर। तो एंथर में क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। एंथर में क्या होते हैं हमारे pollen grains, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट, a farmer wants to grow banana plants genetically similar enough to the plants already available in his field। Which one of the following methods would you suggest for this purpose? बताओ कौन सा सजेस्ट करोगे। तो अगर उसे एग्जैक्टली exactly सेम बनाना है ना अपना, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से बनाना चाहिए। और हमें एक और एडवांटेज पता है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जल्दी जो है वो ग्रोथ हो जाती है प्लांट्स की, और सिमिलर तो होता ही है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। बहुत इजी एमसीक्यू है, स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव से कोई लेना देना इसका नहीं है। ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, ये हमारे सीधे सीधे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग स्पर्म्स टू सेमिनल वेसिकल्स। तो इसमें वापस से हम डायग्राम पे आ जाते हैं। देखो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें जब स्पर्म्स बनते हैं तो टेस्टिस में जनरेट होते हैं, और फिर यहां से इस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर के थ्रू ये आगे जाते हैं। तो अब पहले तो आपको पता होना चाहिए सेमिनल वेसिकल कौन सा पार्ट होता है। तो सेमिनल वेसिकल हो गया ये वाला पार्ट हमारा, यहां तक आए वो। तो ये ट्यूब का नाम हमने बताना है, जो कि होता है हमारा वास डेफरेंस। डायग्राम जो है, अब जो मुझे मिला मैंने लगा दिया, इसमें यहाँ पे कुछ और नाम लिखा हुआ था इन्होंने, लेकिन वास्ट डिफरेंस हमारे सिलेबस में इसका नाम है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन एन एक्स बियरिंग स्पर्म फर्टिलाइजेस द एग, द रिजल्टिंग zygote हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये तो हमारा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि देखो एक मेल और एक फीमेल, यहाँ कौन से होंगे, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स, और मेल में एक्स होगा, और दूसरा हमें नहीं पता, एक्स एक्स भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि जो स्पर्म है उसमें से तो एक्स आया, यही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में, व्हेन एन एक्स बियरिंग स्पर्म, यानी स्पर्म में हमारा एक्स आया। फीमेल से कौन सा आएगा, फीमेल से तो एक्स ही आएगा। तो अब कह रहे हैं बताओ, अब कह रहे हैं बताओ, हैज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। जो कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स होगा वो क्या होगा, अब ये बताना है। तो देखो, जो मेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ये बात टोटली गलत है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं।
और ऐसे ही फीमेल में भी 23 पेयर होते हैं, जिनमें से एक पेयर तो सेक्स क्रोमोसोम का होता है हमारा, और बाकी बचे कितने, 22 पेयर। बाकी कितने बचे, 22 पेयर। तो फीमेल से 22 आएंगे और मेल से 22 आएंगे, क्योंकि पेयर में से आधा आधा कट के ही आता है ना, पूरा पेयर तो आता नहीं। कोई से 22 यहां से आ गए, कोई से 22 यहां से आ गए। तो अब जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 22 22 44 प्लस एक्स एक्स। 44 तो यहां से हो गए और एक्स एक्स यहां से हो गए। ये बात समझ में आई? तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। कौन कितने कॉम्बिनेशन है, 44 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, चलो। Which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? वास्ट डिफरेंस अभी अभी किया था हमने, देखा था मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, फीमेल्स में वास्ट डिफरेंस जैसा कुछ नहीं। Which of the following disease is not sexually transmitted? एसटीडी कौन सा नहीं है, टाइफाइड। टाइफाइड हमारा एक एसटीडी नहीं है। सिफिलिस, एचआईवी एड्स और गोनोरिया, ये तीन हमारे हैं। हाइट ऑफ अ प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, जो एक प्लांट होता है उसकी हाइट किससे रेगुलेट होती है, ग्रोथ हॉर्मोन्स, सी पार्ट होता है इसका। जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन। यानी कि देखो, एक जो प्लांट है वो कितना लंबा होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके ग्रोथ हार्मोन पे, कि कितना ग्रोथ हार्मोन जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। और वो ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम या ज्यादा कब जाएगा, जब एंजाइम्स जो हैं, जो एंजाइम्स जो हैं वो जितने जा रहे हैं उस पर डिसाइड होगा ना। और एंजाइम जो है वो डिपेंड करेंगे उस प्लांट के जीन्स पे, वो डिपेंड करेंगे उस प्लांट के जीन्स पे। मतलब जैसे मान लो कि एक भाई आप हो, एक आपकी क्लास में दूसरा बच्चा है, दोनों आप सेम क्लास में हो, मान लो दोनों आप सेम खाना पीना सेम तरीके से खाते हो, और आप जो है सेम एक्सरसाइज करते हो, सेम स्पोर्ट्स खेलते हो, लेकिन एक की हाइट बहुत ज्यादा है, एक की हाइट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपके जीन्स में उस तरह की इंफॉर्मेशन कोडेड है, आपके जीन्स में उस तरह की इंफॉर्मेशन कोडेड है। तो ऐसे ही प्लांट्स में होता है कि जिस तरह की इंफॉर्मेशन जीन्स में है उस हिसाब से एंजाइम रिलीज होंगे, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, और आप प्लांट जो है वो लंबा या छोटा हाइट में जाए। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय अ जीन। नेक्स्ट चलते हैं। इन पीस अ प्योर टॉल प्लांट टीटी इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट प्लांट, द रेशियो ऑफ प्योर टॉल प्लांट्स टू शॉर्ट प्लांट्स इन F2, F2 बताना है यहाँ पे क्या होगा। तो इसको पूरा एक बार बना लेते हैं, इसको एक बार पूरा बना लेते हैं। देखो ये प्योर टॉय हो गया, ये प्योर शॉर्ट हो गया, यहां से ये टी आया और यहां से ये टी आया, बना कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर यहां से ये टी आया, यहां से अगले वाला आएगा, ये बना कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इससे ये टी आया, इससे ये टी आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर ये वाला टी दोबारा आया और इस बार अगला आया, कैपिटल टी स्मॉल टी। जिसको ये चीज नहीं भी पता थी अब समझ में आ गई होगी शायद, और जिसको पता थी उसको तो पता ही है। तो सब में हमारा यही बना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, लेकिन ये है हमारी F1 जनरेशन, ये तो F1 जनरेशन है, हमें बताना है F2। तो F2 में अब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे, तो क्या होगा, देखो टी टी ये बना, फिर टी स्मॉल टी ये बना, फिर ये और ये, पहले कैपिटल वाला टी लिख लेते हैं, फिर स्मॉल टी, और फिर ये और ये स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये चार हमारे बन गए। अब इसमें देखो ये हमारा क्या है, प्योर टॉल, ये हमारा क्या है प्योर टॉल, ये हमारा क्या है प्योर शॉर्ट, ये हमारा क्या है प्योर शॉर्ट, और ये दोनों क्या है, ये दोनों है हाइब्रिड। ये दोनों क्या है, हाइब्रिड। हाँ, अगर देखो टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ तो ये दोनों प्लांट्स एक्चुअल में तो टॉल ही होंगे, लेकिन अगर हम इनके जीन्स की बात कर रहे हैं तो जीन्स में ये हाइब्रिड है। ठीक है ना? तो प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट दोनों एक एक है, तो रेशो हो गया 1:1। ठीक है ना? चलो, अभी पिछली वीडियो जो लोग देख के आए हैं ना वो सोच रहे होंगे सर झूठ बोल रहे थे, बायो के टीचर नहीं है सर। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है मैम से कि ये क्या होता है। ठीक है ना? तो अगर आप लोगों को भी नहीं आता है तो आप लोग भी ऐसे सीख जाओगे, मैं यही बताना चाह रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी। हालांकि ये F1 F2 वाला ना ये थोड़ा मुझे पहले से आता था, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने समझी है, ये वाला मुझे थोड़ा सा आता था, ये मैं मानता हूँ। चलो,
इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट्स, जिनको हम जर्म सेल्स भी बोलते हैं, आर। ठीक है, तो मेल कौन बनाता है? एंथर। फीमेल एंथर के साथ ऑप्शन ही एक है, ओवरी। ठीक है, तो एंथर बनाता है मेल यानी कि पॉलन, और फीमेल कौन बनाता है? ओवरी यानी कि ओव्यूल्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉपिक ट्रॉफिक पता नहीं, चलो, इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय, थर्ड लेवल किसका होता है? तो देखो, जो फर्स्ट लेवल होता है सबसे नीचे, जो फर्स्ट लेवल होता है, ये ट्राइंगल जो बनाते हैं ना, इसमें सबसे नीचे वाला जो होता है, ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ये क्या होते हैं? हमारे ऑटोट्रॉफ, यानी घास फूस पेड़ पत्ते ये सब, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। सेकंड लेवल क्या है? जो इन घास फूस को खा रहे हैं, यानी हर्बीवोर्स, यानी आपके हो गए इसमें डियर, रैबिट, ये सब। थर्ड लेवल क्या आता है हमारा? कार्निवोर्स, यानी कि जो इनको खाते हैं, यानी हमारे शेर, चीता। ठीक है, और फिर इसमें टॉप पे और कोई आ जाओ, खुद को ले लो, तुम शेर चीता को भी खा जाओ, इतने बड़े हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा चलता है। तो फर्स्ट लेवल ऑटोट्रॉफ होना जरूरी ही है, सेकंड हर्बीवोर होना जरूरी ही है, और थर्ड भी कार्निवोर होना जरूरी है। तो थर्ड इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय कार्निवोर्स, ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे 30 on 30 आए इसमें से। चलो, अब बहुत ही कम दिन बच गए हैं एग्जाम के, ये वीडियोस भी मेरी थोड़ी लैग हो गई थी, तो T-5 4 ये सब भी वीडियोस मैं आपके लिए अभी डाल रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप मिस ना करो किसी भी वीडियो पे, और ज्यादा से ज्यादा ये गूगल फॉर्म जो है अपने दोस्तों को भेजो, जिससे कि वो सॉल्व करे। ठीक है, चलो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।